सन 1970। मुंबई। इबादत इश्क बस इतना है तू रहे सदा पास मेरे, मैं रहूं सदा एहसासों में तेरे। ये आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। समंदर की लहरों के किनारे दर्पण जोर जोर से चीख रही थी, शरद, शरद, प्लीज आओ, कहाँ चले गए हो तुम मुझे एक बार फिर से छोड़कर। दर्पण को अब कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। वो रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी। अंत में वो जाकर समंदर के किनारे बैठ गई। उसके पैरों को समुंदर का साफ पानी छू रहा था और पानी की लहरों में चांद और सितारे चमक रहे थे। पानी की लहर जब पीछे हुई तो रेत पर दर्पण ने कुछ लिखा देखा। वो जल्दी से उसे पढ़ने लगी। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, पर उम्मीद है तुम्हारे दिल में रहूंगा। उम्मीद है मेरे जाने के बाद तुम खुश रहोगी। ऊपर जाके भगवान से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में हम साथ होंगे। अलविदा मेरी प्यारी दर्पण, आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने जब वो शब्द पढ़े तो वो ये शब्द पढ़कर वो चीख चीख कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने दिल को कैसे समझाए या मनाए। उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अंत में वो उठी और समुंदर की तरफ भागने लगी। उसके बाद वो पानी में कूद गई। उसे लगा अब ऐसे ही वो अपने दर्द से निजात पा सकती है। वो धीरे धीरे समुंदर में डूबने लगी। उसकी सांसों में अब पानी भरने लगा था। उसका सिर अब घूमने लगा था और उसकी आंखों के आगे उसकी सारी जिंदगी घूमने लगी थी। 8 साल पहले एक छोटी बच्ची एक लड़के का हाथ पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। वो लड़का खुद भी रोते हुए उस लड़की के आंसू अपने अंगूठे से साफ कर रहा था। वो लड़की रोते हुए अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ मुड़ी और बोली, डैड, प्लीज, मुझे शरद के साथ रहना है। उस लड़की के पिता बोले, आई एम सॉरी बेटा, मैं क्या करूं जो अब मेरा ट्रांसफर हो रहा है। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ पर चाहकर भी हम नहीं रुक सकते। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और वो लड़की जोर जोर से एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर सबको बुरा लग रहा था, पर उन्हें लगा कि बच्चों मन ऐसा ही कोमल होता है और वो बड़े होते होते एक दूसरे को भूल जाएंगे। छोटी बच्ची ने रोते हुए कहा, शरद, तुम मुझे कभी भूलना मत। उस छोटे लड़के ने कहा, दर्पण, मैं बड़ा होकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर दर्पण मुस्कुराकर बोली, पिंकी प्रॉमिस। उस छोटे लड़के ने उस छोटी लड़की के हाथ पर एक ब्रेसलेट डाला और बोला, पक्के वाला प्रॉमिस। मैं कहीं से भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद उस लड़की के पिता ने उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा दर्पण, अब चलने का समय हो गया। ये सुनते ही वो छोटी बच्ची और वो छोटा लड़का जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, पर उन बड़े लोगों के आगे उनका जोर कहाँ चलना था जिन्होंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। दर्पण गाड़ी से सर बाहर निकालकर उस लड़के को बुला रही थी, शरद, शरद, उद्धरण चिन्ह। वो लड़का भी उस गाड़ी के पीछे भाग रहा था और अंत में वो जमीन पर गिर गया और वही दर्पण की गाड़ी धूल का गुब्बारा उड़ाकर कहीं दूर निकल गई। दोनों के मासूम दिल एक दूसरे के प्यार और याद में तड़पते रह गए। 7 साल बाद लाल जोड़े में सजी सुंदर दर्पण ने अपने हाथ में पहने जुड़े में दबे उस ब्रेसलेट को देखा और उसकी आंखें नम हो गई। उसने 7 साल उस छोटे लड़के का इंतजार किया, पर वो ना तो कभी आया और ना ही दर्पण को उसकी कोई खबर मिली। उसने उसके नाम बहुत सारी चिट्ठी भी भेजी थी, पर वो वापस आ गई क्योंकि वो छोटा लड़का बहुत पहले अपने परिवार के साथ वहां जा चुका था। दर्पण आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी, पर उसके पिता जो कि बहुत तंगी में फंसे हुए थे और उन्हें जल्द से जल्द दर्पण की शादी करनी ही थी। उनके बचपन के पुराने दोस्त का बेटा दर्पण से 3 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। दर्पण को वो उस तरह पसंद नहीं था, पर अपने पिता की मजबूरी देखते हुए वो मान गई। ऊपर से उसके पिता बहुत बीमार रहते थे और किसी भी समय उन्हें कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी मासूम दर्पण जल्द से जल्द अपनी कठोर सौतेली माँ और उसके लिए नफरत और जलन से भरी बहन से दूर हो जाए, जो दर्पण को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं जाने देते थे। अपने पिता की हालत और मजबूरी को देखते हुए दर्पण ना चाहते हुए भी उस शादी के लिए राजी हो गई।
उसने खुद को ये कहकर मना लिया कि शायद शरद उसे भूल चुका है, वो बचपने में किया गया एक वादा था जो उसे अब याद नहीं और अब वो भी शायद जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। दर्पण ने खुद को भरोसा दिलाया कि वो भी उसे भूल चुकी है, पर उसके दिल का एक कोना आज भी शरद का बेसब्री से वेट कर रहा था। उसकी बहन निधि की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, ए चलो, तुम्हारी बारात आ गई है। दर्पण ये सुनकर पीछे मुड़ी और उसने देखा कि उसकी सौतेली बड़ी बहन उसके पीछे खड़ी है, जिसने जानबूझकर उसके जैसा ही लहंगा डाल रखा था। वो उसके स्पेशल दिन को खराब करने का एक भी मौका नहीं जाने देती थी। दर्पण को समझ नहीं आता था कि उसने उसके साथ क्या गलत किया है जो वो उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है। उसने तो उसे कभी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा था, वो उससे उसका सब कुछ लेने को तैयार रहती थी, पर भोली दर्पण को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी बहन जलन में इतनी पागल थी कि वो पहले ही उसके होने वाले पति के साथ सो चुकी थी और शरद उससे कभी नहीं मिला, उसका कारण भी वही थी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दर्पण शरद को ढूंढ रही है जो कहीं चला गया है। वो उसके लिए समुद्र में कूद जाती है और उसके साथ अपनी पुरानी यादें सोचती है। वो शरद के साथ अपने बचपन का वादा याद करती हैं। उसकी शादी हो रही है। अब आगे। दर्पण की बहन ने उससे कहा, चलो तुम्हारी बारात आ गई है। दर्पण भारी मन से उठी और अपनी सौतेली बहन, माँ और अपनी प्यारी दोस्त गीतिका के साथ मंडप की ओर चल पड़ती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था ये शादी करने का। उसका मन कर रहा था कि इस शादी से भाग जाए और शरद को ढूंढ ले। पर जब उसने अपने पिता को देखा जो अब काफी बूढ़े, कमजोर और लाचार हो चुके हैं, तो उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि उसके पिता ने उसके मन की सुनी नहीं थी, उन्होंने भी शरद को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, पर वो जब मिला ही नहीं तो तब वो भी क्या ही करते। उन्हें शरद पसंद था, पर अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था कि वो शरद का इंतजार करते। उन्हें भी यही लगा कि वो उनकी बेटी को भूल गया है। उन्हें अपने दोस्त का बेटा राघव पसंद था। उन्होंने उसे बचपन से देखा था, इसलिए उसकी शादी उन्होंने दर्पण से तय कर दी। दर्पण उदास मन से मंडप में बैठ गई और उसने शादी की रस्मों को पूरा किया। उसने अपने मन में खुद से वादा किया कि वो अपने पिता का मान रखेगी और इस शादी को पूरे मन और शिद्दत से निभाएगी। जहां एक तरफ दर्पण अपनी शादी के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, वहीं वो इस बात से अनजान थी कि उसके पति की नजर तो एक बार भी उस पर नहीं गई, वो तो बस उसकी सौतेली बहन को देखे जा रहा था। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव को शुरू से ही दर्पण नहीं सायरा पसंद थी। जहां दर्पण शांत, हंसमुख और विनम्र थी, वही सायरा एक बेबाक लड़की थी, उसके मन में जो आता था वो बोल देती थी। उसका यही अंदाज राघव को पसंद था। हालांकि दर्पण की सुंदरता के आगे सायरा कुछ भी नहीं थी, पर विदेश में रहे राघव के मन में सायरा ही बस चुकी थी। वो तो दर्पण के नाम पर सायरा से ज्यादा दौलत थी, इसलिए वो शादी के लिए राजी हो गया। वो इस बात से काफी उदास था कि उसे सायरा नहीं मिली। पर शादी की ठीक एक रात पहले उसे एक अननोन नंबर से फोन आया। उसने फोन उठाकर चिड़ी हुई आवाज में कहा, हेलो। उद्धरण चिन्ह। तो दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनकर वो हैरान रह गया। हेलो, प्यारे जीजा जी। उसने घबरा कर कहा, कौन कौन बोल रहा है? उद्धरण चिन्ह। तो सायरा बड़े ही सेक्सी अंदाज में बोली, क्या जीजू, आप अपनी प्यारी साली सायरा को भूल गए? जब राघव को पता चला कि दूसरी तरफ से सायरा बोल रही है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने बेड से लगभग कूद गया और उसने मुस्कुराकर कहा, अरे अरे साली साहिबा कैसी है? उद्धरण चिन्ह। सायरा जानती थी कि राघव उसे पसंद करता है, उसकी खुशी देखकर उसका ईगो सैटिस्फाई हो गया और वो बोली, आपसे मुझे कुछ काम था। राघव खुश होकर बोला, काम मुझसे? जी, ऑर्डर दे। सायरा मुस्कुराकर बोली, आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी थी। वो खुश होकर बोला, जी बोलिए, कहाँ आना ही है? उद्धरण चिन्ह। सायरा ने उसे एड्रेस बता दिया और मुस्कुराकर फोन रख दिया। उसने मुस्कुराकर अपने सामने बैठी अपनी माँ को देखा। उसकी माँ ने कहा, अब तुम क्या करने वाली हो सायरा? सायरा ने मुस्कुराकर कहा, जस्ट वेट एंड वॉच माँ। उद्धरण चिन्ह। उसने एक टाइट रेड कलर का एक गाउन पहना और राघव से मिलने उस जगह आ गई।
उसने देखा कि राघव वहां पर पहले से ही आ चुका था। सायरा उसे देखकर मुस्कुराए और उसके पास आते हुए बोली, क्या हाल है जीजू? उद्धरण चिन्ह। राघव सायरा को देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। राघव ने सायरा को बड़ी हसरत से देखा। उस टाइट गाउन में सायरा के कर्व बड़े ही सुंदर तरीके से उभर कर आ रहे थे। राघव लार टपकाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सायरा मुस्कुराकर उसके पास आई तो राघव ने उसके लिए चेयर खींचकर उसके लिए बैठने की सीट बनाई। सायरा मुस्कुराकर बोली, यू आर सच अ जेंटलमैन जीजू। राघव मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट वाइन ऑर्डर की है। सायरा ने फिर मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। बातें करते हुए वक्त वो जानबूझकर कभी राघव का कंधा टच कर देती या फिर उसके हाथ पर हाथ रख देती। राघव भी उसे नहीं रोक रहा था और ये सब एंजॉय कर रहा था। सायरा ने वाइन पीने के बाद ऐसे नाटक किया कि उसे बहुत चढ़ गई है। सायरा ने राघव के हाथ पर हाथ रखकर कहा, राघव, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? राघव ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, बोलो ना। सायरा ने बड़े ही सडक्टिव तरीके से उसकी आंखों में देखा और बोली, आई लाइक यू। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर राघव की आंखें खुशी और हैरानी से चमक गई, फिर भी वो खुद को संभाल कर बोला, सायरा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बहन का होने वाला पति हूँ। ये सुनकर सायरा ने रोने का नाटक किया और बोली, मैं जानती हूँ। मैंने माँ से बहुत कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है, पर उन्होंने मेरी नहीं मानी। मुझे नहीं पता था कि प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है। मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो उठकर जाने लगी। राघव उसे हैरानी से देखता रहा। सायरा के कंधे झुके हुए थे, वो रो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत दुखी है। राघव खुद को नहीं रोक पाया और भागकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सायरा का मुंह दूसरी तरफ था, वो अजीब तरीके से मुस्कुरा दी। उसने राघव की तरफ देखते हुए फिर से उदास चेहरा बनाया और सिसकने लगी। राघव बोला, सायरा, पसंद तो मैं भी तुम्हें ही करता हूँ, पर पापा की जिद के आगे मजबूर हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। सायरा ने कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। शरद उसकी बात सुनकर खुश हो गया। आखिर जब एक औरत खुद अपना हाथ बढ़ा रही है तो वो क्यों पीछे हटेगा, और वो भी वो औरत जिसे वो पसंद करता है। सायरा उसके साथ उस रात सोई ताकि दर्पण को बस उसकी झूठन मिले। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दर्पण की शादी राघव से हो रही है, पर वो नहीं जानती कि उसका पति उसे नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन सायरा को पसंद करता है। सायरा चाहती थी कि उसकी झूठन ही दर्पण को मिले, इसलिए वो उसके साथ सो जाती है। अब आगे। सायरा जब अगली सुबह उठी तो वो बेहद खुश थी। उसने जो चाहा था वो पा लिया था। दर्पण को जब इस बात का पता चलेगा तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। राघव ने उठकर सायरा को गले से लगा लिया और बोला, सायरा, आई लव यू। मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। सायरा, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ गई और वो प्यार से बोली, आई लव यू टू। राघव, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शादी का मंडप। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और विदाई का समय आ गया। दर्पण फुट फुट कर रो रही थी। उसके पिता ने प्यार से उसका सर सहला कर कहा, बेटा, इस शादी को पूरी शिद्दत से निभाना और मेरा सर कभी नीचा मत होने देना। दर्पण ने रोते हुए कहा, हाँ पापा। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। उसके जाने से उसकी सौतेली माँ और बहन बेहद खुश थी। दर्पण जब राघव के घर आई तो वहां पर सब और शांति थी, जैसे इस शादी की किसी को खुशी हो ही ना। राघव की माँ आए और दर्पण से बोली, चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ये बात सुनकर दर्पण हैरान रह गई। ना तो नई बहू के आने की कोई खुशी और ना ही कोई रस्म। घर पर कोई डेकोरेशन भी नहीं था, जैसे यहाँ शादी नहीं मातम हुआ था। दर्पण चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। उसे इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी, पर अफसोस कि वो नहीं आया। दर्पण थककर सो गई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका पति तो उसकी बहन के साथ रंगरलिया मना रहा था। वो अगली सुबह सीधा ऑफिस चला गया।
वो दर्पण से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था। दर्पण जब सुबह उठकर नीचे आई तो उसके सास ससुर पहले से ही सोकर उठ चुके थे। उसकी सास उसे पता नहीं क्यों पसंद नहीं करती थी। उसने दर्पण को आते देख थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उद्धरण चिन्ह। दर्पण जानती थी कि ये बस एक टॉन्ट है। उसने नजर झुकाकर कहा, वो माँ जी मैं कल बहुत थक गई थी। उसकी सास आगे कुछ कहती तभी उसके पिता के दोस्त बोल पड़े, बेटा दर्पण आपका मन लग गया यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी पापा जी। दर्पण ने झूठ बोला था। अब वो उनको क्या बताती कि जिसके लिए वो सब कुछ छोड़कर आई थी उसे तो शायद दर्पण की कोई परवाह ही नहीं थी। वो दिन दर्पण का कुछ खास अच्छा नहीं बीता। रात को जब दर्पण का पति वापस आया तो दर्पण ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, पर वो दर्पण के प्रति काफी रूखा था। उसने दर्पण से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका ऐसा रुख देखकर दर्पण हैरान रह गई और उसने सोचा कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो राघव उससे ऐसा बहकावे कर रहा है। खाना खाने के बाद राघव सीधा अपने कमरे में चला गया। वो दर्पण से कोई खास ताल्लुक नहीं रखता था। दर्पण ने उससे काफी बार पूछा भी था कि क्या बात है, पर वो उसे कोई जवाब भी नहीं देता था। दर्पण ने बहुत बार राघव से पूछा भी था, राघव आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैं आपको पसंद नहीं? इस पर राघव ने बस इतना कहा, ऑफिस में बहुत काम होता है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर पूरा दिन बातें करूं। राघव का ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर दर्पण हक्की बक्की रही गई। एक पति के पास क्या अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए भी समय नहीं था? पर वो ये बात कहाँ जानती थी कि राघव उसके हिस्से का समय उसकी सौतेली बहन को देता है जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो चली है। दूसरी तरफ उसकी सास दर्पण को हर समय कहती रहती थी, जल्द से जल्द बच्चा पैदा कर लो। अब बेचारी दर्पण उन्हें क्या बताएं कि उनका बेटा तो उसे हाथ तक नहीं लगाता तो वो कहाँ से बच्चा पैदा कर दे। दर्पण की जिंदगी बेहद बदतर हो गई थी, पर उसके दिल का एक कोना आज भी शरद की यादों में तरस रहा था। वो उसे हर पल याद करती थी। वो अपने पिता के वादे के मुताबिक इस शादी को निभा रही थी। उसकी जिंदगी में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं था। पर एक सुबह उसका सब कुछ खत्म हो गया जब उसके घर से उसकी सौतेली माँ की एक खबर आई जिसमें उसे पता चला उसके पिता की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है। ये बात सुनकर वो अंदर तक टूट गई। उस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत राघव की ही थी, पर वो तब भी उसके साथ नहीं था। राघव उसे अभी भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि विल में लिखा था कि उसके पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी दर्पण के नाम थी। सायरा ने राघव से साफ शब्दों में कहा, प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर तुम उसे छोड़ दो और हम शादी कर लेंगे। जितनी आसानी से सायरा ने ये बात कही थी वो काम उतना आसान नहीं था। उसके पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होते। आखिर उन्होंने अपने दोस्त से उसकी बेटी का ख्याल रखने का वादा जो किया था। शरद ने एक प्लान बनाया और उसने आकर अपने घर वालों को बताया, मुझे काम के लिए मुंबई शिफ्ट करना होगा। दर्पण ने जब मुंबई का नाम सुना तो पता नहीं क्यों उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया, जैसे वहां कोई उसका अपना उसका इंतजार कर रहा था। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दर्पण राघव के साथ मुंबई आ जाती हैं। आज उसका बर्थडे है, पर वो पाती है कि राघव अभी तक नहीं आया है। उसे अब तो शक हो जाता है कि वो उससे धोखा कर रहा है। अब आगे। दर्पण उदास आंखों से रोते हुए समुद्र के किनारे चल रही थी और कह रही थी, शरद तुम कहाँ चले गए? तुम मुझे भूल गए क्या? उद्धरण चिन्ह। उसने जैसे ही ये कहा उसे अपने पीछे से एक जानी सी आवाज आई, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता दर्पण। दर्पण की सांसें जैसे रुक सी गई। इस आवाज को वो बहुत अच्छे से जानती थी। उस आवाज को वो मरते दम तक भी नहीं भूल सकती थी। वो हैरान होकर पीछे मुड़ी और उसकी सांसें जैसे रुक गई। उसके पीछे एक 6 फीट के लगभग बेहद हैंडसम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सा तेज था। वो देखने में अलौकिक लग रहा था। दर्पण उस लड़के को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे पहली बार देखा था। वो कुछ कुछ शरद जैसा लग रहा था, पर वो पूरी तरह शो नहीं थी।
उसने शरद को बहुत सालों से देखा ही नहीं था। उसने हैरान होकर कहा, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। वो लड़का थोड़ा और आगे आया, अब दर्पण उसे अच्छे से देख सकती थी। उस लड़के ने सफेद शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखी थी। वो लड़का बेहद हैंडसम था। वो मुस्कुराकर बोला, एक वादा करो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो चुप हो गया और दर्पण के मुंह से अपने आप निकला, तुम बस मेरे पास रहोगे। ये कहकर दर्पण ने हैरानी और खुशी से उस लड़के को देखा और भागकर उसकी तरफ आते हुए बोली, शरद। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। दर्पण भागकर उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे शरद, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। शरद ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं हमेशा तुम्हारे पास था। बस मेरे आने में थोड़ी देर हो गई। पर देखो, भगवान ने हमें सही समय पर मिला ही दिया। शरद ने अपने हाथ में बंदी घड़ी में समय देखा और बोला, तुम्हारा बर्थडे खत्म होने में अभी 2 मिनट बाकी है। दर्पण मुस्कुराकर बोली, तुम्हें याद है? उद्धरण चिन्ह। शरद मुस्कुराकर बोला, ये दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। शरद ने दर्पण से कहा और उसने आसमां की तरफ इशारा किया। दर्पण ने जब आसमां की तरफ देखा तो वहां पर रंग बिरंगे पटाखे फूटे जो अंत में हैप्पी बर्थडे के अक्षरों में बदल गए। दर्पण का चेहरा खुशी से चमक गया। जब उसने मुस्कुराकर शरद की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। शरद के हाथों में एक बेहद सुंदर केक था। वो हैरान होकर बोली, ये कहाँ से आया? दर्पण को याद था कि उसने जब शरद को देखा था वो खाली हाथ था, तो ये केक कहाँ से आया? सब कुछ एक जादू जैसा था। शरद ने मुस्कुराकर कहा, हैप्पी बर्थडे। आओ चलो ये केक जल्दी से काट ले। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने हामी भरी। शरद ने केक अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। दर्पण ने जैसे ही कैंडलेस ब्लो करनी चाही तभी शरद बोला, अरे पागल लड़की, विश तो मांग लो। दर्पण ने अपने सर पर हाथ मारा। वो शरद और वो सब देखकर काफी एक्साइटेड हो गई थी कि वो विश करना भूल गई। उसने जल्दी से आंखें बंद करके विश मांगी, शरद को वापस लाने के लिए थैंक यू गॉड। अब हमें हमेशा साथ रखना। उसने जल्दी जल्दी ये विश मांगी। फिर उसे ऐसा लगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। वो एक शादीशुदा औरत है, वो कैसे अब शरद का साथ मांग सकती है? उसने उदासी से अपनी आंखें खोली और कैंडलेस ब्लोअर की। उसने शरद को केक खिलाया तो उसने जरा सा केक खाया। दर्पण को तो ऐसा लगा कि उसने कुछ खाया ही नहीं। जहाँ तक उसे याद था, शरद को केक खाना बेहद पसंद था। वो तो हर रोज चाहता था कि किसी ना किसी का बर्थडे हो। दर्पण ने पूछ ही लिया, तुमने इतना कम केक क्यों खाया? शरद मुस्कुराकर बोला, बहुत समय पहले मेरी भूख खत्म हो चुकी है। दर्पण ने हैरान होकर कहा, क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। शरद जल्दी से बोला, मैंने बहुत हैवी डिनर किया था, अभी तो मेरी भूख मर गई। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने उसकी बात पर कोई शक नहीं किया और बोली, ठीक है। दर्पण अब बेहद खुश थी। उसने शरद से पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कितना खोजना चाहा, तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर तुम आए ही नहीं। शरद बोला, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी तुलना में मेरा परिवार कितना गरीब था। मुझे तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे लायक बनना था, इसलिए मैं कुछ समय पहले पैसा कमाने के लिए और तुम्हारे लायक बनने के लिए यहाँ आ गया था। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर दोनों के बीच एकदम शांति छा गई। अगर दर्पण को पता होता कि शरद उसके लिए इतना कर रहा है तो वो कभी भी ये शादी ना करती, पर अब क्या? उसने अपने मरे हुए पिता से जो वादा किया था वो तोड़ नहीं सकती थी। उसने बस उदासी से इतना कहा, मेरी शादी हो गई है शरद, तुमने देर कर दी। उसे लगा कि शरद इस बात पर शायद बेहद उदास हो या फिर रोने ही लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरद ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ अब बहुत देर हो चुकी है। दर्पण उसे हैरान होकर देखने लगी। शरद ने अपनी कलाई पर घड़ी में समय देखा। सुबह के 4 बजने वाले थे। बातें करते हुए कब समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। दर्पण ने भी खड़े होते हुए कहा, शरद थोड़ी देर और रुक जाते। शरद ने उदासी से कहा, समय नहीं है। दर्पण ने कहा, क्यों समय नहीं है? शरद ने कहा, अभी नहीं बता सकता।
दर्पण ने ये सुनकर अपनी घड़ी में समय देखा तो सुलौल के 4 बज रहे थे। उसने नजर उठाकर शरद को देखा तो वो वहां नहीं था। दर्पण को हैरानी हुई, वो ऐसा था जैसे हवा में गायब हो गया। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आज दर्पण का बर्थडे होता है और वो राघव का वेट करती है पर वो नहीं आता। दर्पण बेहद दुखी हो जाती है और बीच पर घूमते हुए शरद को याद करती है जो एकदम से वहां आ जाता है। अब आगे दर्पण शरद से कहती है, थोड़ी देर और रुक जाते शरद। उद्धरण चिन्ह पर शरद देखता है कि अब 4 बजने वाले हैं, इसलिए वो कहता है, मैं अभी चाहकर भी नहीं रुक सकता। दर्पण सर झुकाकर उदासी से पूछती है, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह पर उसे उसकी बात का जवाब नहीं मिलता। वो जब सर उठाकर ऊपर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो हैरान रह जाती है, शरद 1 मिनट पहले तो यही था, अब वो कहाँ गायब हो गया। वो उसे दूर दूर तक नहीं ढूंढ पा रही थी। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गया। दर्पण सोचती है कि शायद वो बहुत जल्दी में चला गया, इसलिए उसे पता नहीं चल पाया। आज उसके चेहरे पर एक खुशी थी, वो मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ आ गई और कई दिनों बाद वो चैन से सो गई थी। अगली सुबह वो उठकर अपना काम करने लग जाती हैं। राघव अगले दिन जब घर आता है तो उसे लगता है कि दर्पण बेहद उदास हो गई और शायद रो रही होगी। क्या पता अब वो उससे तलाक की बात कर ले। ये सोचकर वो मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आता है, पर उसे ये देखकर हैरानी होती है कि दर्पण तो घर के रेडियो में गुनगुनाते हुए गाने सुन रही थी। वो बार बार एक ही गाना सुन रही थी। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। यह है मोहब्बत, यह है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम है, कितने हैं खुशियां और कितने गम हैं। लग जा गले से, रुत है सुहानी। यह है मोहब्बत, यह है जवानी। वो जैसे अपनी ही धुन में गुम थी। उसने तो अंदर आते हुए राघव पर भी ध्यान नहीं दिया जो उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने दर्पण से थोड़े चिढ़े स्वर में कहा, इतना तेज म्यूजिक क्यों चला रखा है? वो ऐसी लग रही थी जैसे अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, जैसे अब उसे कोई मिल गया हो। दर्पण ने अपने रेडियो की आवाज धीमी कर ली पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राघव को इस बात पर बेहद हैरानी होने लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे लगा कि शायद ये उसकी तरकीब हो सकती है अपनी तरफ उसका ध्यान खींचने की, इसलिए वो तैयार होकर अपने काम पर चला गया। ना तो उसने दर्पण ने उससे एक शब्द कहा, ना ही दर्पण ने उससे। आज रात भी राघव घर नहीं आया था। दर्पण ने खुद से कहा, अब मुझे यकीन हो चला है कि राघव का किसी और से अफेयर है, पर जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती तब तक मैं ये शादी निभा लूंगी। दर्पण ने खुद से वादा किया और उसने सोचा कि क्या अब उसका शरद से इस तरह मिलना ठीक रहेगा, पर उसमें गलत ही क्या है। वो दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। हालांकि आज भी वो शरद से प्यार करती थी, पर उसने अपने पिता से जो वादा किया था वो उसे निभाना चाहती थी। पर वो आज फिर शरद से मिलना चाहती थी। उसे दुख हुआ कि उसने शरद का टेलीफोन नंबर क्यों नहीं लिया। इसी तरह दिन बीत गया और रात हो गई। पूरे घर में दर्पण अकेली थी। उसे रात को अकेले सोने में डर लगता था। वो अभी तक भी अपने पिता के साथ ही सोती थी। दर्पण ने उदासी से कहा, क्या राघव जी कम से कम इंसानियत का फर्ज भी नहीं निभा सकते? क्या वो कम से कम रात के समय घर नहीं आ सकते? अपनी पत्नी को एक अनजान जगह पर रात को अकेले छोड़कर जाना क्या सही है? उसे बेचैनी होने लगी और वो अपने घर से निकलकर बाहर आ गई। उसने कल रात की सुंदर यादों के बारे में सोचा और मुस्कुरा दी। उसने सोचा कि काश वो और शरद हमेशा साथ रहते, पर उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे शरद अपनी शादी के ठीक कुछ दिन बाद ही मिला। अगर वो उसे पहले मिलता तो वो ये शादी करती ही नहीं। किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो अपनी आंखें बंद करके अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचने लगी। वो और शरद अक्सर समुद्र किनारे पर आकर अपना एक मिट्टी का महल बनाते थे। शरद मुस्कुरा कर कहता था, तुम मेरे महल की रानी हो और मैं तुम्हारा राजा हूँ। दर्पण मुस्कुरा कर कहती, क्या तुम बड़े होकर मुझसे ही शादी करोगे? तो शरद कहता, हाँ मेरी परी, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ये कहकर दोनों को एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते और फिर अपनी मिट्टी के महल को, जिसे कुछ देर बाद पानी की लहर बर्बाद कर देती, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका दिल, उसके सपने सब टूट चुके थे।
दर्पण ने अपनी आंखें बंद करके आसमां की तरफ देखा और कहा, शरद, तुम कहाँ हो? अब मुझसे मिलने कब आओगे? उद्धरण चिन्ह। उसने ये कहा ही था कि तभी पीछे से एक जानी सी आवाज आई, तुमने बुलाया और हम चले आए। दर्पण ने ब्रकर पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि समुद्र के किनारे पर शरद बैठा हुआ है और उसे मुस्कुराकर देखते हुए वो वही बचपन वाला मिट्टी का महल बना रहा था। दर्पण ने हैरान होकर उसे देखा। वो वहां से लगभग 1 मिनट पहले गई थी, तब वहां ना तो शरद था और ना ही वो मिट्टी का घर। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो हवा में से आया हो। दर्पण ने डरते हुए कहा, तुम शरद, तुम यहाँ नहीं थे, तुम यहाँ एकदम से कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। इस सर्द मौसम में पसीने की बूंदें दर्पण के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। शरद मुस्कुराकर उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं एक भूत हूँ? ये बात सुनकर दर्पण डर से कांप उठी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दर्पण शरद से मिलने के बाद काफी खुश है। उसे खुश देखकर राघव हैरान रह जाता है पर कुछ नहीं कहता। वही दर्पण ये सोचकर दुखी है कि उसे शरद शादी से पहले क्यों नहीं मिला। अब आगे। दर्पण शरद को हैरान होकर देखती है और सोचती है कि वो अभी तो यहाँ नहीं था। वो उससे पूछती है, तुम 1 मिनट पहले तो यहाँ नहीं थे, तुम एकदम से यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। शरद ने सफेद रंग की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी जो अंधेरे में जैसे चमक सी रही थी। वो मुस्कुराकर दर्पण के पास आया और उससे बोला, तो तुम्हें क्या लगता है? मैं भूत हूँ। फिर वो उसके थोड़ा और पास आकर कहता है, तुमने सही सोचा, हाँ मैं भूत हूँ। ये बात सुनकर दर्पण डर गई और पीछे हट गई। वो डर से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर शरद जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर दर्पण और भी डर गई तो शरद उसे संभाल कर बोला, ओए, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं देख रहा था कि क्या तुम अब भी उतनी ही डरपोक हो। भूत वूत कुछ नहीं होता है। दर्पण अभी भी नहीं संभल पा रही थी। शरद कुछ सोचकर उसका कंधा थपथपाने के लिए आगे आया पर फिर पता नहीं क्या सोचकर पीछे हट गया। उसने मजाक करते हुए कहा, तुम भी एकदम बच्ची हो। अब भी भूत से डरती हो। भूत नहीं होता। दर्पण ने लंबी लंबी सांस ली और खुद को जैसे तैसे शांत किया और शरद को मुक्का मारने के लिए आगे भागी। शरद पीछे हटकर बोला, अरे तुम ये क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तब दर्पण बोली, तुम्हें मार रही हूँ। शरद बोला, नहीं, अब तुम मुझे नहीं छू सकती। दर्पण हैरान होके बोली, अब नहीं छू सकती मतलब? उद्धरण चिन्ह। तो शरद बोला, अब तुम्हारी किसी और से शादी हो चुकी है ना? उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर दर्पण के चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो गई और वो अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। उसे उदास देखकर शरद उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? दर्पण अपने आंसू छुपाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। शरद उसकी आवाज में आए भारीपन को समझ गया। उसने कितने सालों से उससे बेइंतहा प्यार किया था, भला वो क्यों ना समझता कि कुछ ठीक नहीं है। तो इस पर शरद बोला, क्या हुआ, तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर दर्पण का मन किया कि वो शरद के गले लगकर अपने दिल का दर्द कह सुनाए, पर अब ना तो उसे कोई हक था और ना ही ये सही होता। उस जमाने में तलाक लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी, खासकर एक औरत के लिए, इसलिए अब वो डिवोर्स के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। उसने बस इतना कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी शादी से बेहद खुश हूँ। ये बात सुनकर शरद जैसे चुप सा हो गया और उसने कुछ कहा नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि इस बात से वो कुछ खास खुश नहीं था। थोड़ी देर तक उनके बीच चुप्पी रही, फिर दर्पण को कुछ याद आया और वो बोली, बताओ ना, कुछ समय पहले तो तुम यहाँ नहीं थे, अब एकदम से कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर शरद बोला, अरे, तुमने ध्यान से देखा नहीं शायद। तुम अपने विचारों में इतनी गुम थी कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें बहुत आवाज भी मारी थी। दर्पण ने सोचा क्या वो सच कह रहा है, फिर उसे लगा कि वो सच ही कह रहा होगा। वो सच में काफी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं था। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक जगह बैठ गए।
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आखिर दर्पण ने पूछ ही लिया जो बात उसे हमेशा से खाए जा रही थी। उसने कहा, तुम एकदम से कहाँ चले गए थे? इतने साल तक तुम्हारा कुछ पता नहीं चला और न ही तुमने मेरी चिट्ठियों का कोई जवाब दिया। ये बात सुनकर शरद ने खाली आंखों से सामने देखा और कहा, मैं कुछ साल पहले मुंबई आ गया था कुछ कमाने और अपना नाम बनाने। तुम तो जानती हो हमारे घर के हालत ठीक नहीं थे और तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मुझे तुम्हारे बराबर आना था इसलिए मैं यहाँ आ गया। उसकी बात सुनकर दर्पण ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? शरद ने हंसते हुए कहा, जब से तुमसे मिला था मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था तुमसे शादी करना। क्या भूल गई तुम? उद्धरण चिन्ह। दर्पण उसे हैरान होकर देखती रही और फिर बोली, तो तुमने मेरी किसी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? शरद ने कहा, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद हमने भी वो जगह छोड़ दी थी। मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी पर वो शायद तुम्हें मिली ही नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का वेट करता रहा पर तुमने कोई जवाब दिया ही नहीं। दर्पण ने हैरान होकर कहा, मुझे सच में कभी तुम्हारी चिट्ठी नहीं मिली। शायद मुझ तक पहुंची ही नहीं। शरद ने सामने देखते हुए कहा, क्या पता शायद किसी ने पहुंचने नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। तभी शरद ने एकदम से उठकर कहा, मेरे जाने का समय हो गया। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने कहा, कहाँ? क्या हुआ? कहाँ जाने का समय हो गया? शरद ने जंगल की तरफ भागते हुए कहा, मेरे जाने का समय हो गया। दर्पण हैरान होकर बोली, पर तुम जंगल में कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। पर इस सवाल का जवाब दर्पण को नहीं मिला क्योंकि ऐसा लगा कि जंगल के पास जाकर जैसे वो गायब हो गया हो। दर्पण ने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। दर्पण ने सोचा कि शरद उससे हमेशा रात को ही मिलने आता था और उसका एक ही समय होता था रात के 12 बजे से 4 बजे तक, उसके बाद एक सेकंड भी वो नहीं रुकता था। दर्पण को हैरानी तो हुई पर उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शरद एक मजाक करके दर्पण को बुरी तरह से डरा देता है। दर्पण उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया। वो उसे बताता है कि वो यहाँ नौकरी के लिए आया था। वो बताता है कि उसने चिट्ठी लिखी थी पर शायद दर्पण को मिली नहीं। अब आगे दर्पण देखती है कि शरद जंगल की तरफ भाग गया। ये उसे बेहद अजीब लगा पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि शायद शरद का घर वही हो। उसके बाद दर्पण अपने घर की तरफ जाते हुए बोली, शरद मुझे ठीक 12 बजे मिलता है और 4 बजने से पहले गायब हो जाता है। ये उसे बेहद अजीब लगा पर उसे लगा कि शायद अपनी जॉब से उसे तभी टाइम मिलता हो। यही सब सोचते हुए वो घर पर आकर सो जाती हैं। जब से उसकी शादी हुई थी वो अच्छे से सोई नहीं थी पर जब से उसे शरद मिला है वो बड़े चैन की नींद सोती है, जैसे शरद उसके आसपास ही रहता हो। राघव को घर आए काफी वक्त हो गया था। वो रात को लगभग 8 बजे घर आया और चिल्लाते हुए अंदर घुसा, दर्पण तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। दर्पण जो आराम से सो रही थी वो अपने बिस्तर से उठी और बाहर आकर बोली, जी बोलिए। जब राघव ने देखा कि दर्पण को उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो मजे से सो रही थी तो वो गुस्से से पागल हो गया और बोला, कैसी औरत हो तुम? पति 2 दिन से घर नहीं आया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस पर दर्पण भी अब गुस्सा हो गई और बोली, क्या पति होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतने बड़े शहर में तुम पत्नी का ख्याल रखो, उल्टा तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनकर राघव एकदम चुप हो गया था, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये भोली सी दर्पण उसके खिलाफ इस तरह से आवाज उठाएगी। उसे कुछ कहते नहीं बना और वो गुस्से से वहां से चला गया। दर्पण वहां हैरान सी खड़ी रह गई। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो ऐसे पलटकर राघव को जवाब देगी। पर उसे लगा कि उसका कारण शरद का साथ है शायद। जब से उसके पिता की मौत हुई थी तब से उसे लगता था कि वो बेहद अकेली है। उसका कोई साथ देने वाला नहीं है पर जब से उसे शरद मिला था उसमें ऑटोमेटिकली जैसे ताकत सी आ गई थी। दर्पण ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, पर क्या ये ठीक होगा?
क्या मुझे अब अपनी शादी के बाद किसी पराये आदमी से रिलेशनशिप रखने चाहिए? दर्पण को लगा कि अब वो शादीशुदा है और अब उसे इस तरह किसी दूसरे आदमी से नहीं मिलना चाहिए। यही सोचकर दर्पण ने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी शरद से नहीं मिलेगी। शाम का समय। आज दर्पण का मन खाना खाने को नहीं हो रहा था। शरद से न मिल पाने का गम उसे रह रह कर खाए जा रहा था, पर यही अब उन दोनों के लिए सही था। यही सोचकर दर्पण ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई तो थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और उसकी नजर बस घड़ी की तरफ थी। घड़ी ने 9 से 10 बजाए और फिर 10 से 11 पर दर्पण की आंखों से तो जैसे नींद गायब सी हो गई थी। और फिर 12 बज गए और फाइनली वो समय आ ही गया। दर्पण का मन तो बहुत किया कि वो उठकर बाहर चली जाए, पर उसने जैसे तैसे खुद को समझा लिया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे अपने घर की खिड़की के पास किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी, दर्पण, दर्पण, उद्धरण चिन्ह। दर्पण इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, ये उसकी शरद की आवाज थी। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। एक बार तो दर्पण का मन किया कि वो उठकर बाहर चली जाए, पर वो हालत के हाथों मजबूर थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शरद अंदर आना तो चाह रहा था किसी ना किसी तरीके से, पर वो चाह कर भी आ नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया और दर्पण को ऐसा लगा कि वो चला गया। जब दर्पण को महसूस हुआ कि वो चला गया तो दर्पण अपने आंसू बहने से नहीं रोक पाए और वो फुट फुट कर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी शरद, पर मैं चाह कर भी तुम्हारा साथ नहीं चुन सकती। ऐसा कहकर वो रोने ही वाली थी कि तभी उसे बाहर से बड़े ही उदास संगीत की आवाज आने लगी। आसमान के परे एक जहां है, कहीं झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं, रोशनी में वहां की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। दर्पण दरवाजे के पास आकर उसकी आवाज को सुनने लग जाती है, जिसमें बेहद दर्द था। वो बस उसे सुनती रहती हैं। तभी शरद आगे गाता है, सीने से तुम मेरे आके लग जाओ, ना डरते हो क्यों, जरा पास तो आओ ना, धुन मेरी धड़कन की सुनो। उसके बाद उसे हल्के हल्के सिसकियों की आवाज आती है। दर्पण का दिल दर्द से भर जाता है और वो खुद को अब रोक नहीं पाती और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। उसे काले कपड़ों में रेत पर घुटने रखकर रोता हुआ शरद दिखाई पड़ता है और दर्पण का दिल उसके लिए दर्द से भर उठता है। वो ना चाहते हुए भी सारी बंदिशों को तोड़ देती है। पिछले एपिसोड में हम सब ने ये जाना था कि शरद से मिलने दर्पण आ जाती है और उसे बताती है कि वो अपनी शादी से खुश है। ये सुनकर शरद वहां से चला जाता है। राघव की नीयत दर्पण पर खराब हो जाती है। अब आगे। राघव दर्पण को देखता है और फिर उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर को टच करने लगता है। गहरी नींद में खोई हुई दर्पण उस टच से घबरा जाती है और नींद से उठ जाती है। इसे इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर राघव को अजीब लगता है। वो उसका पति था, वो ऐसे क्यों कर रही थी जैसे वो उसे जानती ही ना हो। पहले तो वो खुद उसके पास आने की कोशिश करती थी। राघव को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। पहले से ही डरी हुई दर्पण इस थप्पड़ से हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राघव गुस्से में उसे गाली देता हुआ वहां से चला जाता है। दर्पण काफी देर तक पड़ी पड़ी वहां रोती रहती है और सोचती है कि उसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। वो तो उसका पति है ना, तो वो ऐसे क्यों घबरा गई थी। क्या इसका कारण शरद है? पर उन दोनों के बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा दिन रोते रोते यही सब सोचती है। उदास दर्पण को वक्त और समय का पता नहीं चलता है। राघव उस रात भी वापस नहीं आता है और भूखी प्यासी दर्पण को समय का ख्याल तब आता है जब रात के 12 बजे कोई उसका सर सहला कर कहता है, क्या हुआ दर्पण? दर्पण की आंखें बंद थी और उसे लगा कि मानो कोई हवा का झोंका उसके बालों को छेड़ रहा है। दर्पण ने अपनी आंखों को खोला तो सामने शरद को पाया, जो उसे उदास होकर देख रहा था। दर्पण एक झटके में उठती है और शरद से कहती है, तुम यहाँ, तुम अंदर कैसे आए? उद्धरण। जहां तक उसे याद था उसने अच्छे से दरवाजा बंद किया था। शरद ने कहा, दरवाजा खुला था और तुम जब आए नहीं मिलने तो मुझे तुम्हारी चिंता हो गई और तुम्हें मैं देखने आ गया।
ये सुनकर दर्पण ने दरवाजे को देखा तो वो खुला था। ये देखकर दर्पण हैरान रह गई क्योंकि उसे अच्छे से याद था। शरद ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक है? उद्धरण चिन्ह। दर्पण ने नजरें चुराकर कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। तब शरद ने कहा, झूठ मत बोलो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कुछ हुआ है, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम बताओ मुझे। वो इस बात की जिद करने लगा। तब दर्पण ने ना चाहते हुए भी उसे रोते हुए बताया, मेरे और मेरे पति के बीच कुछ ठीक नहीं है, वो मेरी बहन को चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दर्पण ये कहकर रोने लगी और दर्पण का दर्द सुनकर शरद भी रोने लगा क्योंकि उसने उसे दिल से प्यार किया था। शरद को इस तरह रोते देखकर दर्पण ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बोली, अरे तुम क्यों रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। फिर दर्पण के मन में ख्याल आया कि अगर राघव ने शरद को यहाँ देखा तो वो गलत समझेगा। वो शरद से बोली, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। शरद भी उसके मन की बात समझ गया और बोला, हाँ चलो। उद्धरण चिन्ह। तभी वो रुककर कहता है, एक सेकंड रुको। वो अंदर किचन में जाता है और अंदर से जल्दी ही हाथ में खाना लेकर बाहर आता है और टेबल पर खाना रखकर कहता है, पहले कुछ खा लो। दर्पण की आंखें नम हो जाती है। उसकी मां के जाने के बाद कोई भी उसकी चिंता नहीं करता था, पर शरद एक ठंडी हवा के झोंके जैसा था जो उसकी उदास जिंदगी में रंग भर रहा था। दर्पण नम आंखों से खाना खाती है और फिर कुछ शरद की तरफ खाना बढ़ाकर कहती है, तुम भी तो खाओ। शरद ने कहा, नहीं, मैं खा चुका हूँ। दर्पण खाते हुए शरद से कहती है, तुमने बताया नहीं कि तुम क्या काम करते हो। शरद थोड़ी देर रुककर कुछ सोचता है और कहता है, मैं एक आर्ट गैलरी में काम करता हूँ। ये सुनकर दर्पण एक्साइटेड होकर कहती है, ओह वाओ, तुम्हें याद है मुझे बचपन से आर्ट का कितना शौक था। ये सुनकर शरद धीरे से कहता है, तुम्हारे लिए ही किया था। दर्पण ये सुनकर हैरान होकर कहती है, क्या कुछ कहा तुमने? शरद कहता है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और दर्पण उसे कहती है, मैं पूरा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ, इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं तुम्हारी आर्ट गैलरी ज्वाइन कर सकती हूँ? इस बात पर शरद बुरी तरह से परेशान हो जाता है। उसे इतना परेशान देखकर दर्पण कहती है, इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगी। तब शरद कुछ देर तक कुछ सोचता है और कहता है, ओक फाइन, पर तुम किसी को वहां ये मत बताना कि तुम मुझे जानती हो। ये सुनकर दर्पण हैरान होकर कहती है, मतलब? उद्धरण चिन्ह। तब शरद कहता है, तुम तो जानती हो लोगों को एक लड़का लड़की की दोस्ती वो नहीं समझेंगे, खासकर एक शादीशुदा लड़की से नाम जुड़ना तो और बुरा होगा। ये बात दर्पण भी समझती है। बातें करते हुए समय निकल जाता है और दिन वाली बात दर्पण पूरी तरह से भूल जाती है। शरद कहता है, चलो अब मैं जाता हूँ। जब वो जाने लगता है तब दर्पण कहती है, शरद, तुम्हारी दोस्ती ही मुझे जिंदा रखे हुए है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। दर्पण की इस बात से शरद काफी उदास हो जाता है और कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा दर्पण हमेशा साथ रहने की, पर तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। मैं किसी मकसद से यहाँ आया हूँ और एक दिन मुझे जाना ही होगा। शरद की इस बात से दर्पण हैरान रह जाती है। पिछले एपिसोड में राघव गुस्से से अपने घर से रात में चला जाता है। रात को शरद आता है और वो उसे बताता है कि वो आर्ट गैलरी में काम करता है। अब आगे दर्पण को वो बताता है कि वो यहाँ किसी मकसद से आया है और जब तक वो मकसद पूरा हो जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर दर्पण उदास हो जाती है और कहती है, तुम मुंबई छोड़कर चले जाओगे? ये सुनकर शरद बस हाँ में सर हिलाता है। दर्पण उदास हो जाती है और शरद वहां से चला जाता है। अगली सुबह दर्पण खुशी खुशी उठती है और जल्दी से आर्ट गैलरी की तरफ जाती है। उसे उम्मीद थी कि वहां पर उसे शरद मिलेगा। वो वहां पर जाती है और एनरोल करने के बाद पेंटिंग क्लास में जाती है, पर उसका ध्यान क्लास से ज्यादा शरद को ढूंढने में था, पर वो उसे पूरा समय दिखाई नहीं देता है, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। वो उदास सी वहां पर घूमने लगती है क्योंकि वो चाहकर भी उसके बारे में किसी से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि शरद ने मना किया था। तभी वो एक कमरे के सामने आती है जहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी। वो उस कमरे के अंदर खींची चली जाती है।
वो वहां पर पेंटिंग देख ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एक लड़की थी और वो एक लड़के को देख रही थी जो उससे दूर जा रहा था। दर्पण ने उस फोटो को हाथ लगाया और उसे अपने बचपन की याद आ गई जब वो और शरद दूर हो रहे हैं। वो नम आंखों से उस तस्वीर को हाथ लगाती हैं और दर्द भरी आवाज में कहती हैं, शरद। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है, हाँ, बोलो। वो हैरान होकर पीछे मुड़ती है और वहां पर शरद को खड़े पाती है। वो सब इतनी अचानक से हुआ कि वो डर के मारे पीछे हट गई और फिर खुद को संभाल कर बोली, शरद, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई भूत है। शरद मुस्कुराकर बोला, अगर सच में मैं भूत हुआ तो? तब दर्पण कहती है, तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी। दर्पण की ऐसी बात सुनकर शरद बहुत उदास हो जाता है। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर शरद कहता है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती थी और दर्पण हैरान होकर वहां खड़ी रहती है। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और दर्पण को वहां खड़ा देखकर कहता है, अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए यहाँ से। ये कहकर वो उस कमरे को ताला लगा देता है जो देखकर दर्पण हैरान रह जाती है, वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। वो चलते हुए सोच रही थी कि वहां पर शरद था और शरद यहाँ काम करता है, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों लॉक लगा दिया, मानो वहां कोई आता ही ना हो। वो बाहर आकर कॉरिडोर से जैसे ही जाने लगती हैं वहां पर फायर अलार्म बजने लगते हैं और सब लोग आग आग चिल्लाकर वहां से भागने लगते हैं। दर्पण बुरी तरह से डर कर बाहर भागने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि शरद तो अभी अंदर है और शायद उसे पता नहीं है। ये सोचकर वो अंदर चली जाती हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करती हैं। वो अंदर शरद का नाम लेते हुए भागने लगती है। उस समय सब लोग बाहर जा चुके थे। वो शरद को ढूंढ रही थी पर उसे शरद कहीं नहीं मिलता है। वो सोचती है कि शरद ऐसे कैसे गायब हो गया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी आग बढ़ जाती है और दर्पण के वहां से भागने के रास्ते बंद हो जाते हैं। वो जहां भी जाती वही आग ही थी। तभी वहां पर धुआं फैल जाता है और वो धुएं की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। उसके चारों ओर आग फैल जाती है और उसे लगता है कि अब वो मर जाएगी। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक इंसान उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसे वो पहचानती थी, वो शरद था जो उसकी तरफ मानो उड़ कर आ रहा है ऐसा लग रहा था। अब उसका दिमाग बेहद शांत था, उसे पता था कि अब वो बच जाएगी। कुछ समय बाद उसकी आंखें पानी की बूंदों से खुलती हैं जो उसके चेहरे पर मारे जा रहे थे। वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को बाहर और सेफ पाती है। सब लोग उसे पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक है, पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी और उसकी नज़र बस शरद को ढूंढ रही थी। वो कहती है, वो कहाँ है? क्या वो ठीक है? उद्धरण चिन्ह। आर्ट गैलरी का ओनर पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हो? तब वो उसे बताती है, शरद की, जो यहाँ पर काम करता है। उसी ने तो मुझे आग से बचाया है। ये सुनकर वहां पर खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये देखकर दर्पण घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं शरद के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वो रोते हुए कहती है, बताओ ना, शरद कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस आर्ट गैलरी का मालिक कहता है, आयोशो, वो शरद ही था। कहीं वो कोई और तो नहीं? ये सुनकर दर्पण गुस्से से चिल्लाती है, शरद मेरे बचपन का दोस्त है। भला मैं उसे क्यों नहीं पहचानूंगी? ये सुनकर सब एक दूसरे को खौफ से देखते हैं। तब दर्पण फिर चीखती है, आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? तब उस आर्ट गैलरी का मालिक कहता है, बेटा, तुम भरोसा नहीं करोगी पर उस लड़के की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। ये सुनकर दर्पण हैरान हो जाती हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने ये जाना था कि दर्पण शरद की आर्ट गैलरी में आती है और उसे वो एक खाली कमरे में मिलता है जहां एक आर्ट लगी हुई थी जो उसे उसके बचपन की याद दिलाती है। अब आगे, जब गैलरी का ओनर दर्पण को बताता है कि इस आर्ट गैलरी में काम करने वाला शरद मर चुका है तो वो हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या आप शरद वर्मा की बात कर रहे हैं? गैलरी का मालिक कहता है, हाँ, शरद वर्मा।
फिर वो आगे कहता है, आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि सारी बातें सच्ची थी। दर्पण कहती है, कौन सी बात? उद्धरण चिन्ह। गैलरी का मालिक कहता है, सब लोग कहते हैं कि शरद के कमरे में अक्सर उसे देखा गया है। उसने एक पेंटिंग भी बनाई है जिसमें एक छोटी और लड़का है। वो पेंटिंग कभी कभी दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो वो आत्मा उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उन्होंने दर्पण को शरद की पेंटिंग भी दिखाई जिससे दर्पण को अब सब क्लियर हो गया था। वो घबरा कर वहां से चली जाती है और पूरे समय शरद के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि कैसे रात के समय शरद एकदम से प्रकट हो जाता था और वो सिर्फ रात के 12 से 4 बजे तक ही रुकता था। वो समय भूतों का था। वो डर से कांप रही थी। वो घर पर आती है और खुद को अपने घर में बंद कर लेती है। उसे बहुत डर लग रहा था। फिर रात के 12 बज जाते हैं और बाहर तेज हवा चलती है। दर्पण समझ चुकी थी कि शरद आ गया था। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आती है, दर्पण, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। हाँ, मैं मर चुका हूँ पर तुम मुझसे डरो मत। मैं इस दुनिया से मरकर भी तुम्हारे लिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर दर्पण का दिल पसीज जाता है। शरद कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगी तो मैं रात के अंधेरों में तड़प कर घूमता रहूंगा। जब दर्पण का कोई जवाब नहीं आता तब वो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और दर्पण बाहर आ जाती है पर उसे अब ज्यादा डर नहीं लग रहा था। वो उदास आंखों से शरद से कहती है, पर तुम्हारी मौत कैसे हुई और तुम इस हाल में कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। तब शरद बताता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत बीमार हो गया था पर तुम मिली ही नहीं। तुम्हें ढूंढते हुए मैं मुंबई आया क्योंकि तुमने अपने लेटर में मुझे ये बताया था। दर्पण ने कहा, मेरा लेटर? तब शरद उसे बताता है, तुम्हारी बहन ने धोखे से तुम्हारे नाम लिखा था। वो अक्सर मेरे लेटर ऐसे ही घुमा देती थी। दर्पण की नफरत अपनी बहन के लिए और बढ़ गई। तुम्हारे लिए मैं आर्ट गैलरी में काम करने लगा ताकि तुमसे मिल सकूं पर तुम वहां नहीं आई। फिर एक दिन मैंने तुम्हें एक गाड़ी में जाते देखा। मैं खुशी से तुम्हारे पीछे भागा पर एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी और मैं मर गया। ये सुनकर दर्पण की आंखें भर गई और फिर वो कुछ सोचकर बोली, सोचा था कभी तुम्हें बताऊंगी पर ऐसे सोचा नहीं था। शरद, ई लव यू। उद्धरण चिन्ह। उसने आंखें बंद करके कहा। शरद बोला, आई लव यू टू और तुम्हारे प्यार से बंद कर ही मैं यहाँ भटक रहा हूँ। दर्पण कहती है, मुझे नहीं पता इस प्यार का क्या अंजाम होगा पर भगवान ने हमें मिलाया है तो हम जरूर साथ होंगे। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ राघव को पता चलता है कि निधि तो किसी अमीर आदमी के लिए घर से भाग गई। तब उसे पता चलता है कि निधि उसे यूज कर रही थी। वो खुद से वादा करता है कि वो दर्पण को खुश रखेगा। वही दर्पण शरद के सहारे वही समुद्र के किनारे सो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो पाती है कि राघव को उसके और शरद के बारे में पता चल चुका है और वो डर गया है। वो और उसकी माँ एक पूजा कराते हैं जिसके बाद वो शरद को बोतल में बंद करके समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। दर्पण रोते हुए उसे बचाने भागती है पर वो खुद भी डूब जाती है। पर उसकी आंखें बंद होने से पहले उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे बचा लिया है। वो जब आंखें खोलती है तो खुद को समुद्र के किनारे राघव की बाहों में पाती है। वो नफरत से उसे धक्का मार कर कहती है, दूर रहो मुझसे घटिया आदमी। तुमने मुझसे मेरे शरद को दूर कर दिया है। ये कहकर वो समुद्र की तरफ भागती है। तभी राघव उसे कहता है, शरद कहीं नहीं गया। देखो मैं शरद हूँ। ये सुनकर दर्पण हैरान होकर उसे देखती है तो शरद का चेहरा पाती है जो फिर राघव का बन जाता है। दर्पण कहती है, ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। तब शरद ने बताया, राघव का एक्सीडेंट हो गया था घर के पास में। इसका शरीर ठीक काम कर रहा था और इसकी आत्मा कुछ समय के लिए शरीर छोड़ चुकी थी जिसे मैंने घूमते देख लिया था और तब मैं इसके शरीर में घुस गया। अब इसकी आत्मा भटकती रहेगी और मैं तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये सुनकर दर्पण खुशी से झूम उठती है। वो एक बुरा सपना था पर ये सच है। अब भगवान ने उसकी सुन ली थी और उसे सारी दुनिया की खुशी दे दी थी। निधि को वो आदमी कहीं बेचकर भाग जाता है और उसकी माँ पागल हो जाती है।
अब दर्पण और शरद साथ थे, उनका एक बच्चा भी हो गया था, उन दोनों ने हंसी खुशी सारी जिंदगी साथ में बिता दी थी। दी एंड।